सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 ट्वेल्थ के फिजिक्स का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। इसमें दो केसेज है आपका, एक एक्सिस ऑफ द रिंग और दूसरा सेंटर ऑफ द रिंग। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका डेरिवेशन भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका हो जाता है। लास्ट वीडियो में भी हमने करा था इसका वायर का, एक स्ट्रेट वायर के कारण करा था, है ना। इस वीडियो में हम लोग रिंग के कारण देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग निकाल क्या है, टॉपिक हमारा यही होने वाला मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, जिसमें पहले हम लोग सेंटर पे देख लेते हैं, उसके बाद एक्सिस पे देखेंगे, है ना। तो केस 1 हमारा है एट सेंटर ऑफ द रिंग। ओके, एट सेंटर ऑफ द रिंग। तो अगेन ये हमारा शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो है, जिसमें हमारा कोशिश होता है कम से कम टाइम में आपको एक टॉपिक का कंप्लीट थ्योरी मिल जाए। ओके, तो एट सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर पे। तो इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम को समझिए। यहाँ पे सपोज आपके पास ये एक रिंग है, एक सर्कुलर रिंग हम लोग बना लेते हैं। इस तरह से अपने पास एक सर्कुलर रिंग है। मैं इस साइड बना लेता हूँ रिंग को, है ना, थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझे। तो ये अपने पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका कुछ रेडियस आर रेडियस मान लीजिए, ये यहाँ है और इसका रेडियस आर रेडियस मान लीजिए। ओके, अब ये आर रेडियस का रिंग है, इसमें हमने क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं और इस रिंग में करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना, आई करंट मान लेते हैं। और इसमें इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है उसे डीबी बोलते हैं ना, डीबी। तो यहाँ पे एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये करंट का एलिमेंट का डायरेक्शन। तो थीटा कितना हो जाएगा, देखिए बैट्सवर्थ लॉ अगर आपने पढ़ा है तो थीटा क्या होता था, करंट एलिमेंट और जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट मतलब आर। ओके, डीएल और आर के बीच के एंगल को थीटा बोलते हैं, जिसका वीडियो हमने डाल रखा। अगर आपको बैट्सवर्थ लॉ नहीं आता है तो पहले उसे देखिए, फिर इसे आप समझ पाएंगे। तो चलिए, फ्रॉम बैट्सवर्थ लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, बैट्सवर्थ लॉ पहले लिखते हैं। फ्रॉम बैट्सवर्थ लॉ, बैट्सवर्थ लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बैट्सवर्थ लॉ। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसी में आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ होगा। अब देखिए ध्यान से, थीटा हमने क्या है, डीएल और आर के बीच का एंगल को थीटा बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, थीटा 90 डिग्री। यहाँ तो यहाँ हम लोग क्या है, थीटा 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो डीबी की वैल्यू जो होगा, डीबी विल बिकम म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस क्या है, आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, इसी का इंटीग्रेशन करना है। अब छोटे से एलिमेंट के कारण इतना है, तो पूरे रिंग के लिए चाहिए हमें, तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन। ओके, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब ये रिंग की पूरी लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 पाई आर। ओके, 0 to 2 पाई आर हम लोग लिमिट लेके इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस डीबी का जो इंटीग्रेशन है वो b हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, dl, dl के लिए 0 to 2 पाई आर, है ना। अब इस dl का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और इस टर्म का इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, डी, ये पूरे टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास एल, और यहाँ पे लिमिट 0 to 2 पाई आर पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट 0 है, तो अल्टीमेटली आपके पास ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। अब यहाँ देखिए कुछ कटेगा क्या, पाई से पाई चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। तो बी की वैल्यू कितना है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट, और एक आर से आर भी कट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आर। ओके, तो यहाँ पे आई हमारा रह गया है, आई हमारा मिस कर रहे हैं, यहाँ पे आई को भी साथ ले लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये क्या हो गया, एक करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग के कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होता है। ओके, तो केस 1 हमारा हो गया। आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब हम लोग केस 2 पे मूव करते हैं ना। केस 2, केस 2 जो है मैग्नेटिक फील्ड एट
एक्सिस ऑफ द रिंग, ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए थोड़ा स्केच अच्छे से समझिएगा क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, ये अपने पास एक रिंग है, ओके, और इस रिंग का मान लेते हैं कि रिंग का रेडियस कुछ कैपिटल आर है, ओके, रिंग का रेडियस है। इस रिंग के कारण इस पॉइंट पी पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, ओके, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे पहले तो लिख लेते हैं कि पॉइंट पी जो है सेंटर से, रिंग के सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कहाँ है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड पहले ये, फिर एग्जैक्टली उसके अपोजिट वाले से अगर हम लोग बात करें, एक एलिमेंट यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, जस्ट रिंग के अपोजिट वाले एलिमेंट के कारण यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अगर इस वाले पॉइंट के, देखिए इस वाले पॉइंट के कारण यहाँ पे, तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे डीबी बनेगा, है ना। तो बट उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना हो तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक उसी तरह इस लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये। तो दोनों का क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे भी डी बी लिखते हैं और इसे भी डी बी लिखते हैं, ओके। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, बस इस लाइन के परपेंडिकुलर हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब इस लाइन को हम लोग कुछ ना आर लिख देते, स्मॉल आर, इसको भी स्मॉल आर लिखते हैं ना। अब सपोज ये एंगल अल्फा बना रहा है, चूंकि ये रिंग है, एक यूनिफॉर्म रिंग है, तो ये भी एंगल अल्फा बनाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जब है तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था, हमारा काम क्या है, इसको कंपोनेंट करना। तो कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। तो ध्यान से देखिए, तो इफ दिस इज एंगल अल्फा, देन ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डी बी कॉस अल्फा, और इसको क्या लिखेंगे, दूसरे वाले को डी बी साइन अल्फा। उसी तरह नीचे वाले का अगर आप कंपोनेंट करेंगे तो इसके लिए भी एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अगेन ये अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा, और दिस विल बिकम डी बी कॉस अल्फा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, डी बी साइन अल्फा। अब यूनिफॉर्म रिंग है, मतलब डिस्टेंस वगैरह सब, डिस्टेंस एंगल सब कुछ बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डी बी साइन अल्फा और डी बी साइन अल्फा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, और यहाँ पे जो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इंटीग्रेट करना है क्योंकि डी बी साइन अल्फा कैंसिल, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बचा, बस डी बी कॉस अल्फा। तो आप क्या लिखेंगे, डी बी कॉस अल्फा। तो बेसिक अप्रोच हमारा ये रहने जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। एंड यहाँ पे चूंकि एक एलिमेंट के कारण डी बी कॉस अल्फा है, तो पूरे रिंग के लिए क्या होगा, तो पूरे रिंग के लिए आपको इंटीग्रेट करना होगा। क्या लिमिट लोगे, 0 से 2 पाई आर, रिंग का पूरा सर्कमफ्रेंस के लिए 2 पाई आर, ओके। चलिए, तो अब थोड़ा सा यहाँ आते हैं हम लोग, बायट-सवर्ट लॉ लगाते हैं। अप्लाइंग बायट-सवर्ट लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से नोट करिए। अप्लाइंग बायट-सवर्ट लॉ, अगर बायट-सवर्ट लॉ को अगर अपन अप्लाई करें तो बायट-सवर्ट लॉ का तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर, ये हमारा बायट-सवर्ट। अब साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा जो होता है, बायट-सवर्ट लॉ अगर आपने पढ़ा होगा तो करंट एलिमेंट और आर, करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल। तो एक रिंग है, अगर आप एक रिंग को ध्यान से देखें तो रिंग क्या है, इस तरह से रिंग होता है, यहाँ देखिए। तो अगर एक रिंग को, सॉरी यहाँ मैं बनाता हूँ, अगर इस रिंग को आप ध्यान से देखें तो इसका करंट एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन तो हमेशा अलोंग द टेंजेंट है, और आर की वैल्यू क्या है, ये, तो टेंजेंट के अलोंग आएगा, और ये तो एंगल यहाँ पे बेसिकली 90 डिग्री होता है। जैसे एक रिंग है, सपोज ऐसा रिंग है, तो करंट एलिमेंट तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे रिंग है तो ऐसे करंट एलिमेंट जाएगा, और ये हमारा आर है, यहाँ पे स्मॉल आर।
तो करंट एलिमेंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ध्यान से देखिए, अगर ये रिंग है तो करंट एलिमेंट तो हमेशा इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आर ये है, ओके, दिस इज आर एंड दिस इज करंट एलिमेंट, तो इसका थीटा है क्या होगा 90 डिग्री। आपने थोड़ा बैट-सवट लॉ का आइडिया होना चाहिए इसमें, है ना, तभी आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। तो 90 डिग्री, तो अगेन यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कितना है 90 डिग्री के बराबर है, मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो डी की वैल्यू कितना हो गया अपने पास, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर, तो ये रहा डीवी की वैल्यू। अब हम यहाँ पे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, डीवी का इंटीग्रेशन तो बी हो जाएगा, है ना, और ये 0 से 2 पाई आर तक। अब ये स्मॉल डीवी की वैल्यू कहाँ से लिखे, यहाँ से स्मॉल डीवी की वैल्यू हमने निकाला है, तो लिखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ओके, और कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू देखिए, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, कॉस अल्फा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है देखिए इस लाइन को, इस लाइन की वैल्यू क्या है, इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, अगर तो आपको इस ट्रायंगल में दिखेगा दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखूँ, आर की वैल्यू, तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए मैं स्मॉल आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल आर की जगह मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। ध्यान रखिएगा स्मॉल आर डिस्टेंस है, कैपिटल आर रेडियस है, क्योंकि देखिए इस पाइथागोरस थ्योरम से आर एंड एक्स, तो ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा लिखना है ना हमने, तो कॉस अल्फा की जगह तो पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एक्स अपॉन आर। नेक्स्ट पेज में हम लोग आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग, तो देखिए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, है ना, हमारे पास आर स्क्वायर और ये आर, इसकी जगह आर क्यूब लिख दें क्या, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आर क्यूब, ओके, आर क्यूब लिख सकते हैं, या तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग रुक के इसको हम लोग यहाँ देखिए ये क्या है अपने पास कैपिटल आर स्मॉल आर की जगह हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका रूट हट जाएगा, है ना, तो देखिए कैपिटल आर स्क्वायर की जगह हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, तो रूट हटा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा ना, वहाँ पे स्क्वायर करना है हमने, आर की वैल्यू ये है और उसका स्क्वायर, उसके बाद क्या है एक्स अपॉन आर, तो एक्स अपॉन आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग एक्स अपॉन आर की जगह लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 1/2, है ना, देखिए यहाँ हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू के लिए क्या होगा, रूट हटाएंगे तो पावर 1/2। अब बस इसको इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का साइन लिखते हैं यहाँ पे, 0 से 2 पाई आर तक इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल एक्स अपॉन, इन दोनों का आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, 0 से 2 पाई आर, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो डीएल को छोड़ के हर एक चीज़ कैसा है कांस्टेंट है, तो हर एक चीज़ को बाहर निकाल लेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब यहाँ पे डीएल का इंटीग्रेशन करना है हमने, इस डीएल का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर था। अगेन इस पार्ट का इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी हमने करा है, इस पार्ट का हमने इंटीग्रेशन करना हो तो 2 पाई आर ही होगा, तो मैं इस वैल्यू को अब डायरेक्ट यूज करता हूँ, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो गया 2 पाई आर। इसको अगर हम लोग कट करें तो 2 पाई आर से यहाँ पे हमारे पास 2 पाई से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो आपके पास वैल्यू कितना बचेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई मतलब करंट अपॉन एक्स अपॉन, और आर भी रहेगा ऊपर 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। सो दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग at its
एक्सिस, ओके, एक्सियल पॉइंट पे, एक्सिस वाले पॉइंट पे, रिंग के एक्सिस वाले पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है। यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन होता है, वो अप्रोक्सीमेशन क्या है इधर मैं आपको साइड में बता देता हूँ। एक अप्रोक्सीमेशन ये माना जाता है कि अगर आपके पास x इज मच मच ग्रेटर देन r, जो x की वैल्यू है, ये x रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर, अगर इस फॉर्मूले को मैं दोबारा से लिखूं तो इस r की वैल्यू, ये जो r आपको दिख रहा है, इसको हम लोग x के कंपैरिजन में जीरो मान सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है तो एक अप्रोक्सीमेशन के तहत जीरो मान सकते हैं। तो देखिए आप इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, अगर उस r को जीरो कर दे तो म्यू नॉट आई एक्स आर अपॉन 2x3। यहाँ मैंने एक्स क्यूब क्यों लिखा, देखिए आर तो जीरो हो गया था, एक्स स्क्वायर है और बाहर 3/2 है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब बचेगा, तो बी की वैल्यू फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, एक एक्स से फिर एक्स यहाँ कट जाएगा, 2 बचेगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2x², ओके, 2x², यहाँ ठीक है ना। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो, ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। अगर अप्रोक्सीमेशन ले ले तो ये। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।